नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। लोक आस्था का महापर्व है छठ। पहले यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन आज यह पूरे भारतवर्ष सहित विदेशों में भी मनाया जाता है। आइए आज लोक परंपरा में जानते हैं इसी पर्व के बारे में। बिहार का पर्याय है छठ, एक ऐसा पर्व जिसमें समाहित है एक पूरी संस्कृति जो यहाँ के लोकाचार का दर्पण है। एक ऐसा पर्व जिससे समाज का हर तबका जुड़ा होता है। इस देश में प्रकृति पूजन की परंपरा आदिकाल से है। यह पर्व भी दरअसल प्रकृति का पूजन ही है। सूर्य संसार की ऊर्जा का स्रोत है। ओम सूर्य आत्मा जगत अस्त अस्थु शश्च। यहाँ आत्मा का अर्थ ऊर्जा है। वैदिक ग्रंथों में सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। यह पर्व इस देवता की आराधना का है। नदी, तालाब, जलाशयों के जल में उतरकर अर्घ्य देना प्रकृति के करीब ले जाता है। यह पर्व आपसी सौहार्द का है। व्रतों और त्योहारों में भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी जीवित है। ये व्रत त्योहार ही किसी भी संस्कृति की आधारशिला होते हैं। इसमें परंपराओं का इतिहास और संस्कृति की विकास गाथा समाहित होती है। ये मौका होता है आत्मशुद्धि का। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सदियों से छठ मनाया जाता रहा है। वर्तमान समय में यह छठ देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। हर धर्म के लोग इस महापर्व में समान रूप से शरीक होते हैं। इसे करने के लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की जरूरत पड़ती है, तो आस पड़ोस के सहयोग की, जो सहर्ष सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। गली मोहल्ले से लेकर नदी, तालाबों, जलाशयों की सफाई भी सभी मिलकर करते हैं। दरअसल इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसपास से लेकर नदियों, जलाशयों की सफाई भी रही, जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस व्रत के समय संपूर्ण समाज भारतीय संस्कृति के सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान, नदियों, जलाशयों की विशेष सफाई, समाज के हर वर्ग से सामग्री जैसे बांस की टोकरी, सूप, पीतल के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के दीपक, आम की लकड़ी, गन्ने, मौसमी फल, उपले आदि, ये सभी इस पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं। दरअसल छठ व्रत करना 4 दिनों का तप ही होता है। कठिन नियम के साथ व्रत को धारण कर संपन्न करना पड़ता है। लोक एवं पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियां धूप और कपूर के साथ मिलकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती हैं।
नहाय खाए से प्रारंभ होकर यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। नहाय खाए के दिन सेंधा नमक डालकर लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती खाते हैं। अगले दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, जो आहार व्रती लेते हैं। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती पूरी तरह से उपवास रखते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी तिथि को शाम और सुबह में सभी व्रती एवं जन समूह विभिन्न जलाशयों पर बने घाट के आसपास एकत्रित होते हैं। मौसमी फलों और ठेकुआ, कचवनिया के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अगले दिन यानी चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है, जिसके साथ यह पर्व संपन्न हो जाता है। षष्ठी का अपभ्रंश होता है छठ। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत को लेकर भी अनेक कथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल से छठ पूजा की शुरुआत हुई। श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने सीता जी पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सूर्यपुत्र कर्ण सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। छठ पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाने वाला पर्व है। जब एक बार कोई परिवार इस छठ पूजा की शुरुआत करता है, तो यह पूजा उनके वंश के किसी भी एक सदस्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिवर्ष की जाती है। इस पूजा में दोबारा कोई मन्नत मांगी जाती है तो निश्चित वर्ष तक इस पूजा में चढ़ने वाले प्रसाद से भरे सूपों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसके साथ ही इस पूजा में कई लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर दंड लगाते अर्थात लेटते हुए घाटों तक जाते हैं। यह दंड सीमित वर्ष यानी जितने वर्ष की मन्नत होती है उतने वर्ष के लिए ही होता है। जिन क्षेत्रों में सदियों से छठ होता रहा है, इस अवसर पर वहाँ की सजावट रौनक देखते बनती है। ये मौका होता है दूर दराज में रह रहे लोगों के घर लौटने का, परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे से मिलने का। इस पर्व के अवसर पर जो लोग अपने शहर, गांव, घर नहीं जा पाते, उनके दिलों की कसक को समझ पाना मुश्किल है। छठ का विशेष प्रसाद होता है ठेकुआ, जो हर किसी को पसंद आता है। तो आइए आज खान पान सेगमेंट में जानते हैं ठेकुआ कैसे बनता है। केरवा खजा
ठेकुआ गेहूं के आटे से बनाया जाता है। कुछ व्रती हाथ वाली चक्की यानी जांते से गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, लेकिन जो अपने हाथों से इसे नहीं पीस पाते वे अलग से इसके लिए गेहूं पिसवाते हैं या शुद्ध आटा खरीदते हैं। ठेकुए की तैयारी दिवाली के बाद शुरू हो जाती है। गेहूं धोना, उसे सुखाना, फिर पिसवाना, ये सभी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आटे में शुद्ध घी डालकर उसे अच्छे से मिला लेते हैं। फिर उसमें सौंफ, बारीक कटा नारियल डालकर उसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। कहीं कहीं इस आटे में पका हुआ केला और कपूर भी मिलाते हैं। गुड़ को पानी में गलाकर उस पानी को छान लेते हैं और उसी से आटे को गूंथते हैं। इस आटे को कड़क ही रखा जाता है। इस आटे से छोटे छोटे लोइये को लेकर उसे ठेकुए का आकार देते हैं। फिर शुद्ध घी में इसे डीप फ्राई करते हैं। लीजिए, तैयार है छठ का प्रसाद, स्वादिष्ट ठेकुआ। और आइए अब रुख करते हैं लोकसभा सचिवालय का। लोकसभा सचिवालय में हिंदी पखवाड़े के तहत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आइए देखते हैं उसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा सचिवालय संपादन और अनुवाद के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिंदी ज्ञान पर आधारित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 16 नवंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार ने किया। हिंदी पखवाड़ा हम सितंबर के महीने में आयोजित किया करते हैं, लेकिन उसी बीच संसद के विशेष सत्र की घोषणा हो गई और विशेष सत्र के फौरन बाद हमें P20 का भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आयोजन हमें करना था, जिस वजह से सितंबर के महीने में हम इस पखवाड़े का आयोजन नहीं कर सके। महासचिव उत्पल कुमार ने पर्व त्योहार के मौसम में हिंदी पखवाड़ा के आयोजन पर लोकसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दी। यह मौसम त्योहारों का भी मौसम है। दशहरा, दिवाली, छठ पूजा और देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार, अलग अलग रंग, अलग अलग परंपराओं के अनुसार मनाए जा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय में पूरे देश के अलग अलग भागों से अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आप सभी और आपके परिवार के लिए मंगल कामना भी करना चाहता हूँ। आयोजन के पहले दिन अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विज्ञान की परिभाषा हम कहें कि जब कारण और परिणाम में संबंध स्थापित हो जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। योग में कारण और परिणाम क्या है, आज वैज्ञानिक रूप से पुष्ट हो चुका है कि योग के आसन, साधना, प्रक्रियाएं कई हमारे शारीरिक विकार में सहायक हुई हैं। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़, अर्थात नियमन, मन और शरीर का नियमन। विज्ञान, भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का ज्ञान होना ही विज्ञान है। अतः मैं ये कहना चाहूंगी महोदय कि योग एक विज्ञान है। इस आयोजन में हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, हिंदी टाइपिंग, यूनिकोड टाइपिंग, संसदीय ज्ञान और हिंदी साहित्य, हिंदी वर्तनी ज्ञान प्रतियोगिताएं शामिल हैं। स्वरचित कविता पाठ और अंत्याक्षरी प्रतियोगिता इस आयोजन का विशेष आकर्षण है। सितंबर-अक्टूबर में G20 एवं P20 के आयोजन की वजह से इस साल यह आयोजन नवंबर में किया जा रहा है।
24 नवंबर को अंत्याक्षरी के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। सनसेट टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में कुंवर नारायण का नाम शुमार है। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई थी। कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, किंतु उन्होंने इसके अलावा भी कहानी, लेख, समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी अपनी लेखनी चलाई। इसके अलावा अन्य भाषाओं के कवियों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी स्वयं की कविताओं और कहानियों के अनुवाद भी विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुए। 15 नवंबर 2017 को उनका निधन हो गया। स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे मुक्तिबोध। कवि होने के साथ ही वह कहानीकार और समीक्षक भी थे। उन्होंने प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य सेतु का कार्य किया। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन ग्वालियर के श्योपुर कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध के रचनाकर्म में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना आदि महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने साहित्येतर रचनाओं में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी पुस्तकें भी लिखी। 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध का निधन हो गया। हिंदी के लोकप्रिय कहानीकारों एवं उपन्यासकारों की श्रेणी में मन्नू भंडारी का नाम अग्रणी है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नए दौर के बनते भारत की परिवारों, महिलाओं के संघर्ष और चुनौतियों को अपनी रचनाओं में उभारा। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये सभी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें समाज की अलग अलग समस्याओं को उकेरा गया है। 15 नवंबर 2021 को उनका निधन हो गया। पंडित R.K. बीजापुरे सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। उनका पूरा नाम राम कल्लो बीजापुरे था। उनका जन्म 7 जनवरी 1917 को कर्नाटक के जिला बेलगांव अंतर्गत गांव कागवाड़ में हुआ था। उन्होंने संगीत विशारद, स्वर और अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय से संगीत अलंकार की उपाधियां प्राप्त की थीं। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने गायकों की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया था, जिनमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, डॉक्टर गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर जैसे नाम शामिल हैं। उनकी संगीत की एक अनूठी शैली थी। 19 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया।